नमस्कार, मैं डीबी राय, डीबी सेंसाई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। हमने हर अलग-अलग चैप्टरों पर अपनी-अपनी राय रखते हैं। इस बार हम अपने फिजिकल सिक्योरिटी के ऊपर अपना सब्जेक्ट वाइज एक-एक सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। फिजिकल सिक्योरिटी का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अब्राहम मास्लो की थियरी को आप पढ़ेंगे तो उसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होने के बाद ही हमें फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में ज़रूरत पड़ जाती है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि ये वीडियो मैंने एक बुक लिखा था, सिक्योरिटी ज्ञानेश्वरी बुक, जो कि अप्रैल 2013 में प्रकाशित हुई थी और बहुत से सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो कि हमारे मध्यम वर्गीय है और मिडिल क्लास मैनेजमेंट के लोग हैं, गार्ड, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, उनके करियर में वो बहुत बड़ा योगदान दिया। तो वो 2013 में जो घटना घटी, 2008 की घटना घटी हुई थी, तो उसके वजह से हमने जब इम्प्रूवमेंट करने का काम किया तो वो एक बुक का शेप ले लिया और सिक्योरिटी ज्ञानेश्वरी के नाम से हमने उस बुक को प्रकाशित किया था और आप लोगों का उसका बहुत स्नेह और प्यार मिला। तो अभी आज अप्रैल 2026 में कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि जिसको लगा मुझे कि अभी आपके साथ में मुझे सम्मुख होना चाहिए और जिसमें से दो घटनाएं बहुत संवेदनशील रहे। एक जो है टीसीएस नासिक की घटना और दूसरा आज ही के दिन अभी पता चला है कि मीरा रोड में एक फंडामेंटलिस्ट ने सिक्योरिटी गार्ड का धर्म पूछ करके उनको चाकू मार दिया। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद हमें लगा कि फिर से हमें सिक्योरिटी ज्ञानेश्वरी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी फील्ड में आता कौन है? सिक्योरिटी फील्ड में वही लोग आते हैं। भारत में आप जानते ही हैं कि रोजगार की समस्या है और स्पेशली जो अर्बन एरिया है या जो कारपोरेट की जॉब है, मोस्टली जो है जो इंग्लिश मीडियम से लोग पढ़े हुए हैं और उसके ऊपर उनका होल्ड है। तो जो गांव के लड़के जो आते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत अपने विषय में जागरूक है, लेकिन चूंकि वो कारपोरेट में उनकी पहुंच नहीं हो पाती है तो बेचारे अपना सिक्योरिटी के प्रोफेशन में आ जाते हैं। तो सिक्योरिटी के प्रोफेशन में आने का मतलब ये है कि उनके पास में तो कोई विशेष रूप से उनके पास में क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन चूंकि कद काठी मजबूत रहती है, निष्ठा रहती है, करने की कुछ ललक है, जिसके वजह से वो इस फील्ड में आकर के अपना कैरियर बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर्चुनेटली अभी सिक्योरिटी का थोड़ा अपग्रेड हो गया। पहले क्या था, भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में दो चीज़ें हुआ करती थी, सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड एक्ट और दूसरा जो पसारा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005। तो ये सब आने के बाद में सिक्योरिटी प्रोफेशन को उन्होंने एक स्किल ग्रुप में डाल दिया। पहले था नॉन स्किल, फिर सेमी स्किल, देन स्किल ग्रुप में आ गया। तो ये मैं आपसे इसलिए रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पसारा एक्ट है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट है, उसमें आपके लिए और एजेंसी के लिए कुछ रूल है, प्रावधान है, जो कि आपको उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन होता नहीं है ऐसा। होता ऐसा है कि लोग शॉर्टकट लेते हैं, सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, लोग अपना कायदे में दिखा करके वो उसको पूरा कर लेते हैं, लेकिन वो सही बात नहीं है। हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं जो सिक्योरिटी फील्ड में आए हुए हैं, उनको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उस जो पसारा एक्ट के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मैं आपको अपने मुद्दे की बात बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं कारपोरेट ऑफिस में था। कारपोरेट ऑफिस एक बहुत अच्छे पोस्ट पर भी काम कर रहा था, कारपोरेट सिक्योरिटी मैनेजर की हैसियत से। लेकिन कारपोरेट सिक्योरिटी में अनफॉर्चुनेटली एक क्या मैं बोलूँ, विडंबना है कि कारपोरेट सिक्योरिटी मैनेजर सिक्योरिटी छोड़ करके बाकी सब कामों में व्यस्त हो जाता है। तो मैं परेशान हो गया था। तो कभी कोई वारंट आ रहा है, तो कभी मोर्चा आ रहा है, कभी किसी का रेड आ रहा है, तो उसी को सॉर्ट आउट करने में
तो मैंने ये सोच कर करके कि अब थोड़ा मैं इस फील्ड से बाहर निकलूँगा, और तब तक ही मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल गई एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में एक सिक्योरिटी डायरेक्टर और फैसिलिटीज़ के काम करने के लिए मेरे को आमंत्रण आ गया। तो मैंने उनको क्लियर बोला था मैं सिक्योरिटी को मैं सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, क्या फैसिलिटीज़ मैं देखना चाहूँगा। उन्होंने लेकिन माना ठीक है आप जो भी है ऐसे, लेकिन हमें एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल की ज़रूरत है तो आप आइए। तो हम इसलिए गए थे, उस स्कूल को ज्वाइन किया था कि आपको मालूम ही होगा कि हिंदुस्तान में या भारत में स्कूल के टीचरों का या बाकी लोगों का काम क्या है कि सब मंडे टू फ्राइडे काम करना है, सैटरडे संडे छुट्टी है। तो ये सब सोच करके मैं गया था कि 3 बजे तक 4 बजे तक मैं घर आ जाऊंगा, लेकिन सब ठीक ठाक चलते रहा। लेकिन 2008 की घटना, बहुत दर्दनाक घटना घटी 26 नवंबर 2008 को, और उसमें हमारे विद्यालय के 2 फ्रेंच पेरेंट जो थे उनकी निर्मम हत्या हो गई ओबराय होटल में। उस टाइम से हमारा पूरा सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, हमारी जो भी चीज़ें थी वो बदल गई, हमारी जो सोच थी और बाकी चीज़ें जो थी बदल गई, क्योंकि लगभग 10 आतंकवादी जो है पूरे हमारे भारत को लगभग 60 घंटे तक होस्टेज बनाकर रख लिया था। तो समस्या ये हो गई कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय था जिस पर के सब विदेशी लड़के ही पढ़ते थे, तो एक ही हफ्ते के अंदर लगभग 35 से 40 पेरेंट इंडिया छोड़कर चले गए, मुंबई छोड़ करके चले गए। तो हमारे लिए एक समस्या थी कि भारत क्या इतना कमज़ोर देश है कि हाँ, यहाँ पर हम अपनी सिक्योरिटी व्यवस्था को मजबूत नहीं, चार चौसठ नहीं कर पा रहे हैं क्या। भारत सरकार भी अपने आप को उसके ऊपर कोशिश किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने ऊपर किया, मुंबई पुलिस ने किया, मुंबई पुलिस ने अपना फोर्स 1 एक अलग से टीम बनाई, ATS की टीम हर एक पुलिस स्टेशन में बना दिया गया। तो बहुत से काम हुए और उसी स्तर पर हमने स्कूल के लोगों के लिए काम करना शुरू किया। जैसा कि मैंने बताया कि सिक्योरिटी फील्ड में 2 तरह के लोग हैं, एक तो जो हाई पोजीशन पर हैं और दूसरे जो है लोअर पोजीशन पर जो है वीकर सेक्शन सोसाइटी से आते हैं, जिनको कि सिक्योरिटी के बारे में ज्ञान तो नहीं है, और लेकिन अपने रोजी रोटी के चक्कर में सिक्योरिटी को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। तो मैंने अपनी टीम को मजबूत करने के लिए बहुत से मैन और मशीन के ऊपर काम करना शुरू किया। मशीन भी मीन्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलपमेंट करने की कोशिश किया, जो बाउंड्री वाल था, बाकी जो चीज़ें होती है बेसिक जो हम आगे बात करेंगे इस चैप्टर इस सीरीज में आगे बात करेंगे, वो हमने प्रोवाइड करना शुरू किया। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा हमने अपना टाइम लगा दिया अपने मैन पावर को स्किल डेवलप करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका मेन रीजन है कि जो सिक्योरिटी जो है, आप कितने भी बड़े गैजेट लगा दो, लाखों करोड़ों रुपए के गैजेट लगा दो, लेकिन उसको देखने वाला कौन है? देखने वाला एक गार्ड है, एक सुपरवाइजर है, जो कि अगर वो स्किल उसके पास नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है आपको कितना भी मजबूत चीज लगाने के बाद। तो हमने जब उनको सिखाने की कोशिश किया, हम यहाँ तक कि मेरे एक फ्रेंड थे, उनको मैंने इनवाइट किया, इजरायली उनकी सिक्योरिटी एजेंसी थी, बहुत अच्छे हमारे मित्र थे, उनको इंडिया में आए और उनके साथ हम कोलैबोरेट करके अपने सिक्योरिटी टीम को एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन की क्लासेज करवाया, उनको सर्टिफाइड कराया। इसके बाद मुंबई पुलिस के साथ में बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल टीम के साथ में हमने उनको ट्रेनिंग दिलाया। इसके बाद बहुत से BMC के फायर ब्रिगेड के साथ में ट्रेनिंग दिलाया। तो इस तरह से हमने जो भी मैक्सिमम ट्रेनिंग अवेलेबल थी इंडिया में और मुंबई में, हमने उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो जब हम प्रोवाइड कर रहे थे तो उसका एक नोट बनाते जाते थे, और नोट ही धीरे धीरे वो एक बुक का रूप ले लिया और हमने उसको पब्लिश करा दिया 2013 में, अप्रैल 2013 में। और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये आया कि लोग उसको, जो भी नए लड़के थे, उसको उस बुक को पढ़ करके अपने करियर को बनाना शुरू किए। और उस बुक का मकसद पैसा कमाना नहीं था, उस बुक से जो भी हमें रॉयल्टी मिलती थी, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड में जिन गार्डों के पास में लड़कियां हैं, तो उनको लड़कियों को हम लोग उस रॉयल्टी से पैसे से मिल करके जो भी आता था और आता है, अभी भी आता है, उसको हम मिल करके अपने बच्चों को
जो कि हमारी कम्युनिटी से, सिक्योरिटी फील्ड में वीकर सेक्शन सोसाइटी से, उनको हम हेल्प करते हैं या उनके ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं, उनके पढ़ाई में हेल्प करते हैं। तो इस मुद्दे पर हमने एक सिक्योरिटी ज्ञानेश्वरी बुक डाला, लेकिन जो इस अप्रैल की जो कुछ घटनाएं हुई हैं, तो मैंने सोचा कि जो सिक्योरिटी ज्ञानेश्वरी की जो हमने बुक में लिखा है लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम लाओ अब उसको हम वीडियो के फॉर्मेट में डालें और अपने जितने भी हमारे सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं जो या तो सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, उनको इस बारे में उनका ज्ञान प्राप्ति हो और उससे वो आगे बढ़े। शुरुआत में थोड़ा सा ही मैं टाइम आज के एपिसोड में हम लेंगे, क्योंकि इस एपिसोड को हम 10 भाग में बांटेंगे। हर एक सब्जेक्ट को 10 सब्जेक्ट लेंगे, जो कि एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी होता है। तो बेसिक 10 सब्जेक्ट को हम 10 पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने बुशिडो स्पिरिट लिया था, उस बुशिडो स्पिरिट में हमने जापानीज बुशिडो के बारे में बात किया था, उसी तरह से फिजिकल सिक्योरिटी के 10 एपिसोड के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आज हमारी प्रस्तावना का सब्जेक्ट है, इसलिए हम थोड़ा सा उसको बात करेंगे कि 92 के बाद, 92 का जब ये बाबरी मस्जिद वाला हुआ, उसके बाद देश में आतंकवाद बढ़ना शुरू किया। 93 मुंबई का बहुत बड़ा राइट हुआ, इसके बाद में आए दिन बम ब्लास्ट होने लगा और उससे पूरी भारत और भारत के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन 26 नवंबर 2008 की जो घटना घटी, वो घटना जो है पूरे भारत को और भारतवासियों को झकझोर के रख दिया। उसी तरह से जैसे कि 9/11 हुआ था 2001 11 सितंबर को, जब भी ट्विन टावर पर अटैक हो गया, पेंटागन पर अटैक हो गया, तो अमेरिका और अमेरिकावासी और अमेरिकन सरकार एकदम हिल गई थी। उसी तरह से यहाँ पर भी पूरी भारत के लोग परेशान हो गए और अब बोले कि अब तो नहीं इसको कर सकते हैं। हुआ ऐसा, फिर यूएस गवर्नमेंट ने 24 जनवरी 2003 को लगभग 22 फेडरल एजेंसियों को एक एजेंसी बना करके डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बनाया। उन्होंने आतंकवाद से लड़ने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी बनाया, क्योंकि होता ऐसा था कि हर एक एजेंसी अपने अपने पास में इंफॉर्मेशन लेकर के रख लेती थी, लेकिन उसके ऊपर खुद ही सोलो काम करते थे, लोगों को मालूम नहीं रहता था। इसलिए 2003 में फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया कि करीब लगभग 22-23 एजेंसी को इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया, और लगभग 1,70,000 स्टाफ था, उनको एक डिपार्टमेंट में मिला करके डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बना दिया। और उसके बाद उन्होंने आतंकवाद को अपनी तरह से, अपने ढंग से उसके ऊपर काबू करने की कोशिश की। ठीक 26 नवंबर 2008 की घटना के बाद में महाराष्ट्र सरकार ने देखा, मुंबई पुलिस फोर्स ने देखा कि एनएसजी को मोबिलाइज करने के लिए 60 घंटे लग गए। समझिए कि 60 घंटे लग गए हमारे एनएसजी को वहां से नॉर्थ से, पंजाब से आने के लिए मुंबई में, क्योंकि उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत थी और उस ब्यूरोक्रेसी को वजह से लगभग 60 घंटे पूरे भारत को होस्टेज पर 10 लोगों ने बना करके रख दिया था। इसको देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और मुंबई पुलिस फोर्स ने फोर्स 1 की घटना की, जो कि लगभग एनएसजी जैसा उन्होंने बनाया, जो कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लिए स्पेशली तैयार किया गया। इसके बाद उन्होंने हर एक पुलिस थाने में एक एटीएस टीम बना दी। वहां पर कुछ लोग जो थे आतंकवादी गतिविधियों को ही देखने के लिए उन्होंने रख दिया। तो आज की जो घटना हुई है वो उसके वजह से मैं थोड़ा विचलित होकर के ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उस जुबैर नाम के आदमी ने, जुबैर अंसारी, जो कि यूएस से पढ़ करके आया हुआ था, 2019 में रिटर्न आया हुआ था, और वो इतना रेडिकलाइज हो गया था कि वो नीचे उतरा, मीरा रोड के एक बिल्डिंग में रहता था, और सुबह वो 4 बजे उतरा, और आने के बाद में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे पूछा कि आपका धर्म क्या है, तो उन्होंने बोला हिंदू धर्म है, और वो उनको बोला कि कलमा पढ़ो, कलमा नहीं पढ़ने के बाद पढ़ पाए हो तो उनको चाकू मार दिया। तो अगर हमारी सिक्योरिटी टीम पहले से अगर ट्रेंड है तो ऐसी घटनाओं से बच सकती है। इसलिए मुझे इस बात पर ये हुआ कि मुझे फिर से अपने सिक्योरिटी प्रोफेशनल टीम को अवेक करने की जरूरत है, और एक वीडियो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो कि सिक्योरिटी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं।
टीसीएस की भी घटना हुई, टीसीएस में भी 3-4 साल तक ऐसा चीज़ें चलती रही। तो क्या ठीक है, वहाँ पर जो वो अपर मैनेजमेंट जो था, वो मिला हुआ था, बाकी लोग मिले थे क्या? तो क्या सिक्योरिटी एजेंसी सोई हुई थी वहाँ की? टीसीएस एक भारत की सब बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि टाटा की एक हमारा ब्रांड है, भारत के लिए एक टाटा हमारे लिए एक ब्रांड है जिसके ऊपर हमें गर्व होता है, और टीसीएस जो हमारे यहाँ एक गर्व की बात है, और उसमें इतनी बड़ी घटना घटित होती है, तो क्या सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ के लोगों को मालूम नहीं है? उनको फ्लैग नहीं करना चाहिए था? इससे कितना बड़ा टीसीएस का नाम खराब हो गया। एक यूनिट, टीसीएस इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड कंपनी है, और एक नासिक की घटना ने उसके ब्रांड को हिला करके रख दिया। लोग आज शक के निगाह से देखने लगे। तो हमारी सिक्योरिटी का काम खाली बस केवल दूसरे की सुरक्षा नहीं करना है, अपनी भी सुरक्षा करना है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाकी चीज़ों की भी सुरक्षा करना है, कि खाली वो मैन मटेरियल और गेट पास की चेक नहीं करना है। तो आज के एपिसोड में हम इतना ही बात करेंगे, और आगे जब इस पर हम कैसे इसको सुरक्षित और करेंगे उसको ज़रूर आप देखिएगा। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी सिक्योरिटी में काम करने वाले हमारे भाई बंधु हैं, उनको तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि हम उनको जागरूक कर सकें, और उनको जो भी सेवा ज़रूरत पड़ेगी हम उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज जो भी कुछ मैं हूँ, सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी ने मेरे लिए मेरा बैकबोन रहा है। मेरी मान सम्मान, चाहे राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आज नाम सम्मान मैंने पाया है, वो उसका मैं सिक्योरिटी, हमारे फिजिकल सिक्योरिटी भाइयों का मैं ऋणी हूँ, और मैं उस ऋण को उतारने के लिए मुझसे जो भी सामर्थ्य होगा मैं करने को तैयार रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यहीं विराम कर रहे हैं, लेकिन 10 एपिसोड आप जरूर देखिएगा कि सिक्योरिटी को, एक फिजिकल सिक्योरिटी मैन के लिए क्या क्या जरूरी है, जो कि ऐसी घटनाओं से अपने आप को बचा करके रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।